चलिए बेटा, आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मनी मार्केट। क्या नाम है बेटा? मनी मार्केट। अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया बेटा, टाटा स्टील लिमिटेड का। अब टाटा स्टील लिमिटेड का देखो बेटा, यहाँ पे कितना बड़ा प्लांट लगा हुआ है टाटा स्टील लिमिटेड का। अब बेटा इस प्लांट में हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। इस प्लांट के अंदर हजारों एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो बेटा उन हजारों एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए टाटा स्टील लिमिटेड को फंड की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? होगी। साथ साथ रॉ मटेरियल सप्लायर को पेमेंट करने के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। टेलीफोन एंड टी बिल का पेमेंट करने के लिए भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी। और ये जो फंड की रिक्वायरमेंट है बेटा, इसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं बेटा हम? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मींस अगर टाटा स्टील लिमिटेड को अपना बिजनेस, अपना ऑपरेशन इफेक्टिवली एंड स्मूथली रन करना है, तो बेटा टाटा स्टील लिमिटेड को अपने एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? बोलो। देना पड़ेगा। सप्लायर को पेमेंट टाइमली करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा। टेलीफोन का बिल टाइमली पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल टाइमली पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। टी एक्सपेंसेस टाइमली पेड करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। तो बेटा इन सारे एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? मनी की। और ये मनी की रिक्वायरमेंट है ताकि टाटा स्टील कंपनी अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए, अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाए बेटा, जिससे उसका ऑपरेशन, उसका बिजनेस इफेक्टिवली एंड स्मूथली रन करता रहे। तो बेटा बिजनेस या ऑपरेशन को इफेक्टिवली एंड स्मूथली रन करने के लिए जो भी मनी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, उसे क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बोला जाता है। तो यहां से हमें पता लगा कि टाटा स्टील लिमिटेड को फंड की, मनी की नीड हो सकती है। किसके लिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। ऑन दी अदर हैंड सोचो बेटा, ये तो हमने एक पार्ट में सोचा कि टाटा स्टील लिमिटेड को वर्किंग कैपिटल के लिए भी मनी की, फंड की नीड हो सकती है। लेकिन जरा दूसरे एंगल से, दूसरे पार्ट से सोचो। अगर ये टाटा स्टील लिमिटेड एक्सपेंशन करना चाहती है, टाटा स्टील लिमिटेड अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, तो बेटा क्या एक्सपेंशन करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट, मनी की नीड होगी या नहीं होगी बेटा? बोलो, फंड का नीड होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो बेटा यहां से ध्यान से सुनना बेटा, ये जो टाटा स्टील लिमिटेड है ना, इसको हो सकता है वर्किंग कैपिटल के लिए फंड की नीड हो, या फिर हो सकता है एक्सपेंशन पर्पस के लिए फंड की नीड हो। तो बेटा इसको जो नीड है ना, इसको जो फंड की नीड है, उसके दो रीजन है, दो पर्पस है। अगर ये एक्सपेंशन करना चाहती है तो इसे फंड की नीड होगी एक्सपेंशन पर्पस के लिए। अगर इसको वर्किंग कैपिटल यानी एम्प्लॉय का सैलरी देना है, एम्प्लॉय को कोई बोनस देना है, सप्लायर का पेमेंट करना है, इस पर्पस के लिए अगर फंड चाहिए तो इस पर्पस को बोला जाता है वर्किंग कैपिटल पर्पस। तो बेटा यहां पे टाटा स्टील लिमिटेड को हो सकता है एक्सपेंशन पर्पस के लिए फंड चाहिए हो, या हो सकता है बेटा वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए फंड चाहिए हो। तो यहां पे ये जो फंड की रिक्वायरमेंट है ना बेटा, वो अराइज हो रही है ड्यू टू एक्सपेंशन पर्पस और वर्किंग कैपिटल पर्पस। अब जरा ध्यान से सोचो बेटा, अगर इस टाटा स्टील लिमिटेड को एक्सपेंशन करना है, टाटा स्टील लिमिटेड को एक्सपेंशन करना है। अब बेटा अगर एक्सपेंशन करना है तो टाटा स्टील लिमिटेड को लैंड एंड बिल्डिंग भी खरीदना पड़ेगा,
नए नए प्लांट एंड मशीनरी भी खरीदने पड़ेगा। तो बेटा लैंड बिल्डिंग खरीदने के लिए, प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है बेटा? क्या है? एक्सपेंशन पर्पस के लिए मनी का, फंड का रिक्वायरमेंट है। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये टाटा स्टील लिमिटेड एक्सपेंशन करना चाहती है, मींस नया लैंड बिल्डिंग खरीदना चाहती है, नई नई प्लांट मशीनरी खरीदना चाहती है, तो बेटा नई प्लांट मशीनरी खरीदने के लिए, नया लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए बेटा इस टाटा स्टील को क्या चाहिए? सर पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, फंड चाहिए। अब जरा ध्यान से सोचो बेटा, ये फंड कंपनी कहां से लाएगी? ये टाटा स्टील लिमिटेड ये फंड कहां से लाएगी जिससे वो अपना एक्सपेंशन कर सके? तो बेटा आप मुझे बताइए, ये टाटा स्टील लिमिटेड कहां से लाएगी फंड? क्या आप मुझे बताओ बेटा, टाटा स्टील लिमिटेड इस फंड को शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेस कर ले, अरेंज कर ले? बोलो। नहीं सर, नहीं सर। क्यों? अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आपने रेस कर लिया, अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से आपने रेस कर लिया, तो बेटा शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अगर फंड रेस करते हो तो उसका पेमेंट आपको शॉर्ट टर्म में करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 साल या उससे पहले, तो अगर हमने शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा उठाया और उस पैसे से हमने प्लांट मशीनरी खरीद ली, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लिया, मींस जो पैसा आया था हमने प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया। जब पैसा इन्वेस्ट हो गया तो हमारे पास पैसा नहीं बचा, तो आप मुझे बताओ क्या 1 साल के अंदर कंपनी इतने बड़े अमाउंट को क्या रीपे कर पाएगी? बेटा लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी जब खरीदती है तो बहुत बड़ा लैंड बिल्डिंग खरीदती है, करोड़ों रुपए का, प्लांट मशीनरी करोड़ों रुपए की आती है बेटा। क्या वो करोड़ों रुपए का पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर कर देगी कंपनी? नहीं कर पाएगी। तो बेटा यहां पे जरा सोचो, अगर कंपनी को प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना है तो शॉर्ट टर्म सोर्सेज से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म सोर्सेज से लिया तो 1 साल के अंदर अंदर या शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर अंदर रीपे करना पड़ेगा। और ये पैसा लेने के बाद तो कंपनी प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर देगी, पैसा कंपनी के पास खत्म हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में रीपे करने के लिए कंपनी के पास फंड मनी नहीं होगी। तो बेटा हमेशा याद रखना, अगर कंपनी एक्सपेंशन करना चाहती है, मींस नया लैंड बिल्डिंग खरीदना चाहती है, नए प्लांट मशीनरी खरीदना चाहती है, तो इसके लिए बेटा वो फंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज से रेज ना करके कहां से रेज करेगी? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। तो बेटा याद रखना, एक्सपेंशन पर्पस के लिए अगर कंपनी को फंड चाहिए तो वो फंड कौन सा होगा बेटा? लॉन्ग टर्म सोर्सेज से आएगा, मींस वो कंपनी के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म फंड है। कहां से आएगा बेटा? लॉन्ग टर्म फंड से। अब ये लॉन्ग टर्म फंड्स बेटा, लॉन्ग टर्म फंड्स को कंपनी कहां से रेस कर सकती है? ये बात तो सर समझ में आई कि एक्सपेंशन पर्पस के लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग टर्म है, बट ये लॉन्ग टर्म फंड कंपनी के पास आएगा कहां से बेटा? वो आता है बेटा थ्रू दी कैपिटल मार्केट। कहां से आता है बेटा? थ्रू दी कैपिटल मार्केट। कंपनी कैपिटल मार्केट के अंदर अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट को क्या करेगी? इशू कर देगी फॉर लॉन्ग टर्म फंड के लिए। क्या बोला मैंने बेटा? अगर कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए तो कंपनी कैपिटल मार्केट में जाकर अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। और बेटा वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, या फिर टर्म लोन ले सकती है। तो बेटा कंपनी को पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर इशू कर देगी, या लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए डिबेंचर इशू करेगी, या प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी,
या फिर टर्म लोन ले लेगी। तो बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू कर रही है, ये जो कंपनी इंस्ट्रूमेंट इशू कर रही है बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट इशू कहां पर होते हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर। तो याद रखना बेटा, ये जो आप शेयर डिवेंचर खरीदते हो या बेचते हो बेटा, इनकी ट्रेडिंग कहां होती है? कैपिटल मार्केट के अंदर होती है। तो यहां से बेटा मैंने आपको समझाया, अगर टाटा स्टील लिमिटेड को एक्सपेंशन करने के लिए फंड चाहिए तो वो फंड रेस करेगी लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। मींस कंपनी को लॉन्ग टर्म फंड चाहिए। अब कंपनी को अगर फंड चाहिए तो बेटा उसके अगेंस्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करना पड़ेगा, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिबेंचर हो, चाहे टर्म लोन हो। तो बेटा वो सारे इंस्ट्रूमेंट इशू कहां पर होते हैं? कैपिटल मार्केट के अंदर। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब इसी तरह से सोचो, अगर कंपनी को बेटा वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए फंड चाहिए। वर्किंग कैपिटल का मतलब हमें कोई इन्वेंट्री खरीदनी है, कोई स्टॉक खरीदना है, या हमें सप्लायर का पेमेंट करना है, एम्प्लॉय को पेमेंट करना है, या कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है उसका पेमेंट करना है। तो इस पर्पस के लिए जो हम फंड ले रहे हैं बेटा, वर्किंग कैपिटल के लिए जो फंड ले रहे हैं बेटा, वो फंड कौन सा होगा? शॉर्ट टर्म नेचर का होगा बेटा। जरा ध्यान से सोचो बेटा, वर्किंग कैपिटल कैसे आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म एसेट्स। करंट लाइबिलिटी क्या है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए बेटा जो भी फंड हमें चाहिए वो हम कहां से अरेंज करेंगे? शॉर्ट टर्म सोर्सेज से अरेंज करेंगे। जब कंपनी शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फंड लेगी तो बेटा उनका पेमेंट शॉर्ट टर्म पीरियड में ही करना है। तो वो कंपनी के लिए कौन से फंड है बेटा? शॉर्ट टर्म फंड है। और ये रेस कहां से होंगे बेटा? शॉर्ट टर्म फंड रेस कहां से करेगी कंपनी? मनी मार्केट से बेटा। याद रखना, लॉन्ग टर्म फंड रेज होते हैं कैपिटल मार्केट से, शॉर्ट टर्म फंड रेज होते हैं मनी मार्केट से। अब कंपनी मनी मार्केट में क्या करेगी? कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी बेटा। कंपनी मनी मार्केट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी, और वो इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन कौन से हैं बेटा? कंपनी कॉल मनी कर सकती है, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिनके थ्रू कंपनी क्या करती है? मनी मार्केट से शॉर्ट टर्म फंड को अरेंज कर लेती है। तो बेटा अगर कंपनी को शॉर्ट टर्म फंड चाहिए तो वो रेस कहां से होंगे? मनी मार्केट के थ्रू। मनी मार्केट में कंपनी इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू किए जा सकते हैं बेटा? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिनको इशू करके कंपनी क्या कर सकती है? शॉर्ट टर्म फंड को रेस कर सकती है बेटा। तो बेटा हमें मनी मार्केट, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है बेटा? मनी मार्केट है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है बेटा? मनी मार्केट। तो बेटा मनी मार्केट के अंदर चेक करो बेटा, मनी मार्केट के अंदर कंपनी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है? कंपनी कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है बच्चों? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, प्रॉमिसरी नोट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रेपो एंड रिवर्स रेपो। तो बेटा ये जो इंस्ट्रूमेंट कंपनी इशू कर रही है, इस मनी मार्केट टॉपिक के अंदर हमें इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेटा पढ़ना है। हमें इन सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है कि ये इंस्ट्रूमेंट है क्या। तो बेटा आइए एक एक करके हम इन सारे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला आ रहा है बेटा कॉल मनी। पहला आ गया बेटा कॉल मनी। अब ये कॉल मनी क्या है बेटा? ये जो मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा ये जो डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये डायग्राम से ही मैं आपको पूरा कॉल मनी समझा दूंगा, जिससे आपको रिवीजन के टाइम पे बस ये डायग्राम देखते ही याद आ जाएगा कि कॉल मनी के अंदर क्या क्या होता है बेटा। तो ध्यान से देखो बेटा,
कॉल मनी क्या है? बेटा आप सभी जानते हो कि हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। आप सभी बच्चे जानते हो कि आरबीआई ने गाइडलाइन इशू करी हुई है बैंक के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई गाइडलाइन हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना होता है। वो जो मिनिमम कैश बैलेंस है, जो मिनिमम कैश बैलेंस है उसको बेटा कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? कैश रिजर्व रेशो। तो यहां पे हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस दैट इज कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन करना होता है। अब मान लो एग्जांपल के लिए बेटा ये वाले बैंक के पास जो कैश है, जो कैश बैलेंस है वो आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम कैश बैलेंस है ना उससे कम हो गया। यानी इस बैंक के पास कैश रिजर्व रेशो जो रिक्वायर्ड था उससे कम हो गया। तो इस बैंक को क्या चाहिए बेटा? कैश चाहिए, पैसा चाहिए, फंड चाहिए, जिससे ये मिनिमम कैश बैलेंस की रिक्वायरमेंट या बोलूं कैश रिजर्व रेशो को मेंटेन कर पाए। तो इसके लिए बैंक क्या करेगा? बैंक को तो बेटा आप कैश चाहिए फटाफट, जिससे मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन हो सके। तो कैश कहां से आएगा? तो इसके लिए ये बैंक दूसरे बैंक को अप्रोच करेगा। इसके लिए ये वाला बैंक दूसरे बैंक को अप्रोच करेगा और इससे क्या लेगा बेटा? क्या लेगा? कैश ले लेगा, फंड ले लेगा। तो यहां पे ये वाला बैंक इस वाले बैंक को क्या करेगा? कॉल करेगा। भाई इस वाले बैंक के पास बेटा कैश कम है। तो उस बैंक के मैनेजर ने क्या करा? दूसरे बैंक के मैनेजर को कॉल करा और बोला मेरे पास इतना फंड शॉर्ट है, आप क्या करो, मेरे पास ट्रांसफर कर दो। तो यहां पे एक बैंक दूसरे बैंक को क्या कर रहा है? कॉल, और क्या मंगवा रहा है? फंड मंगा रहा है, मनी मंगा रहा है। तो यहां पर मनी आ रही है थ्रू कॉल, इसलिए इसका नाम है बेटा कॉल मनी। देखो बेटा एक कॉल करा, यहां पे देखो कॉल करा और मनी आना स्टार्ट हो गया बेटा बैंक के अंदर। तो ये क्या है? कॉल मनी है। तो कॉल मनी का मतलब बेटा अगर एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल करता है और दूसरा बैंक उस बैंक में ट्रांसफर कर देता है मनी को, तो ये क्या है? कॉल मनी है। यहां से एक बात और नोटिस में ले लो बेटा, एक बात बेटा और नोटिस में ले लो कि ये जो कॉल मनी है ना बेटा, कॉल मनी के अंदर क्या हो रहा है? फंड का ट्रांसफर हो रहा है। और ये फंड का ट्रांसफर बेटा एक बैंक से दूसरे बैंक में हो रहा है। मींस कॉल मनी क्या है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है बेटा। कॉल मनी क्या है? इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है बेटा। इस बैंक को मिनिमम कैश जो मेंटेन करना था उसके पास उससे कम है। तो इसने क्या करा? इस बैंक को कॉल करा और फंड मंगा लिया। तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन हुई है बेटा वो दो बैंक के बीच में हुई है। तो याद रखना कॉल मनी के अंदर बेटा ट्रांजैक्शन कहां होती है? दो बैंकों के बीच में। यानी ये क्या है? इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है। अब जैसे ही इस बैंक ने कॉल करा इस बैंक को, तो इस बैंक ने फंड दे दिया, इसको फंड दे दिया। अब मन में आया कि सर ये जो फंड ट्रांसफर किया गया है, ये वाला बैंक जो फंड दे रहा है इसको, सर ये कितने पीरियड के लिए देगा? सर कितने टाइम पीरियड के लिए देगा? तो बेटा ये ट्रांसफर होता है 1 to 14 डेज के लिए। इसका टाइम पीरियड क्या है बेटा कॉल मनी का? 1 to 14 डेज। तो बेटा ये जो ट्रांसफर कर रहा है मनी बेटा यहां से, ये ट्रांसफर करेगा फॉर 1 to 14 डेज। मींस इस बैंक को बताना पड़ेगा कि ये पैसा इस बैंक को वो कब लौटाएगा, और इस लौटाने का जो पीरियड है, रीपेमेंट का जो पीरियड है बेटा वो 1 to 14 डेज है। कितना है टाइम पीरियड बेटा? 1 to 14 डेज। अगर इस बैंक ने बोला कि मैं एक ही दिन में लौटा दूंगा, मुझे एक दिन के लिए चाहिए, तो बेटा अगर एक दिन के लिए चाहिए तो ये है हमारा कॉल मनी।
अगर एक दिन से ज्यादा चाहिए बट मैक्सिमम कितना, 14 डेज का, क्योंकि 14 डेज से ज्यादा का कॉल मनी नहीं होता है। अभी मैंने बताया था बेटा 1 to 14 डेज इसका टाइम पीरियड है, तो अगर 1 डे है तो कॉल मनी, मोर देन 1 डे बट अप टू 14 डेज, फिर बेटा कॉल मनी की जगह हम नाम यूज करते हैं नोटिस मनी। क्या नाम हो जाएगा बेटा, नोटिस मनी। तो अगर अगर ये बैंक इस बैंक से एक दिन के लिए ले रहा है तो कॉल मनी, एक दिन से ज्यादा है बट मैक्सिमम 14 डेज तक, तो फिर क्या है, नोटिस मनी हो जाएगा। नाम क्या हो जाएगा बेटा, नोटिस मनी हो जाएगा। तो बेटा मैंने कॉल मनी या नोटिस मनी में आपको क्या समझाया कि ये जो ट्रांजैक्शन है दो बैंकों के बीच में होगी, यानी इंटरबैंक ट्रांजैक्शन है। इसमें होता क्या है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। अगर किसी बैंक का मिनिमम कैश बैलेंस से नीचे चला गया कैश, तो वो क्या करता है, दूसरे बैंक को कॉल लगाएगा और उससे क्या करेगा, फंड मंगवा लेगा, कैश मंगवा लेगा। तो यहां पर कैश आ रहा है कॉल करने के थ्रू, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, कॉल मनी। और बेटा इस मनी को ये वाला बैंक रीपे करेगा कब तक, अप टू 14 डेज। तो 1 to 14 डेज बेटा इसका क्या है, टाइम पीरियड। अगर एक दिन का है तो कॉल मनी, एक दिन से ज्यादा है बट अप टू 14 डेज, नोटिस मनी। दूसरी बात आई क्या क्या सर, दूसरी बात आई, बता रहा हूं बेटा, दूसरी बात आई क्या सर, ये जो बैंक पैसा दे रहा है इसको, ये बदले में कुछ चार्ज नहीं करेगा क्या सर, ये फ्री में दे देगा पैसा, नहीं बेटा, इसके लिए ये वाला बैंक इससे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और ये जो इंटरेस्ट जिस रेट से चार्ज करेगा, ये बैंक जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसे बोला जाता है बेटा कॉल रेट। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम, कॉल रेट। कॉल मनी, और कॉल मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट का रेट है वो क्या है, कॉल रेट है बेटा। अब ये जो कॉल रेट होता है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है बेटा। ये एवरी डे चेंज होता रहता है, एवरी डे छोड़ो बेटा, एवरी आवर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, वोलाटाइल है, फ्लक्चुएटिंग है। अब जरा सोचो बेटा, अगर कॉल रेट बढ़ गया, कॉल रेट बढ़ गया, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, अगर कॉल रेट बढ़ गया तो बेटा हमारे पास एक यही ऑप्शन थोड़ी ना है, फिर तो ये सारे भी ऑप्शन है, जिसमें एक ये ऑप्शन अच्छा हो गया हमारे लिए, एक ये ऑप्शन हो गया। तो यहां पे बेटा ध्यान से सुनना, अगर कॉल रेट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, फिर बैंक कॉल मनी की जगह क्या करेगा, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या अदर सिक्योरिटीज यहां से रेस कर लेगा। बेटा ध्यान से देखना, अगर ये बैंक ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है इससे, कॉल रेट ज्यादा है बेटा, कॉल रेट ज्यादा हो गया, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, तो ये बैंक फिर कहेगा मैं कॉल मनी की जगह क्या करूंगा, कमर्शियल पेपर के थ्रू फंड रेस कर लूंगा या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के थ्रू कर लूंगा। तो कहने का मतलब है बेटा कि यहां पर ये जो अदर सिक्योरिटीज है बेटा, ये जितनी भी अदर सिक्योरिटी हैं इनका और कॉल मनी का जो कॉल रेट है, कॉल मनी का कॉल रेट और अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के बीच में बेटा इनवर्स रिलेशन है। कॉल रेट बढ़ेगा, कॉल रेट बढ़ेगा तो बेटा फिर क्या होगा, यहां पर बैंक कॉल रेट को छोड़कर इसकी तरफ चला जाएगा, तो ये क्या होगा बेटा, इधर चला गया। और अगर कॉल रेट कम हो रहा है तो फिर बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, कॉल मनी के थ्रू ही क्या करेगा, फंड रेज कर लेगा। तो कॉल रेट और अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के बीच में क्या है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप है। कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है बेटा, इनवर्स। जरा ध्यान से देखो बेटा, कॉल रेट बढ़ गया, कॉल रेट बढ़ा है ना, अदर सिक्योरिटी का तो रेट नहीं बढ़ा, तो कॉल रेट बढ़ रहा है, ये नहीं बढ़ रहा, तो इसका कहा जाएगा रेट कम हो रहा है। और अगर ये कम हो गया तो ये कम हो रहा है, ये बढ़ गया,
तो बेटा यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बस हमें बेटा ध्यान रखना है कॉल रेट को अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से कंपैरिजन करना है बेटा। अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से क्या कर लो, कंपैरिजन करो। अगर कॉल रेट अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से कम है तो कॉल मनी से फंड रेज कर लो। अगर कॉल रेट ज्यादा है तो क्या करो, अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी से फंड रेज कर लो। तो बेटा देखो कॉल मनी को शॉर्टकट में कैसे रिवाइज करना है, तो देखते ही याद आ जाएगा बेटा। यहां पे दो बैंकों को देखते ही कि यहां पर क्या होता है, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है। तो होती है क्योंकि हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। आरबीआई का गाइडलाइन है कि हर एक बैंक को मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर बेटा किसी बैंक के पास मिनिमम कैश बैलेंस से कैश कम हो गया तो वो अपने कैश को बढ़ाने के लिए, मिनिमम कैश लेवल पे लाने के लिए दूसरे बैंक को क्या करेगा, कॉल करेगा और मनी मंगवाएगा। कॉल करेगा मनी मंगवाएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या आ गया, कॉल मनी। कॉल करा और पैसा आना स्टार्ट, कॉल मनी बेटा। बस याद रखना बेटा, जो दूसरा बैंक दे रहा है वो मैक्सिमम 14 डेज के लिए देगा। तो कॉल मनी बेटा 1 to 14 डेज के लिए ही क्या होती है, इशू होती है। अब जो सामने वाला बैंक फंड दे रहा है वो फ्री में नहीं देगा, उसके बदले वो क्या लेगा बेटा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इंटरेस्ट रेट को यहां पे क्या बोलेंगे, कॉल रेट बोलेंगे। अब ये जो बैंक है ये चेक करेगा कि इसका जो कॉल रेट है वो अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। अगर कम है तो ये बैंक कॉल मनी के थ्रू पैसा रेज कर लेगा, अदरवाइज कॉल मनी को छोड़ के ये अदर जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है वहां से फंड रेज कर लेगा। अब यहां पर एक केस और आता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर मान लीजिए इस बैंक को फंड की नीड थी, इस बैंक से मांगा और इस बैंक ने दे दिया, और मान लो सर वो दे दिया 14 डेज के लिए। तो फंड इस बैंक ने 14 डेज के लिए इसको दे दिए, और इसी 14 डेज के बीच में इस बैंक को फंड की नीड हो गई, यानी इसका जो कैश बैलेंस था वो मिनिमम कैश बैलेंस की लिमिट से नीचे चला गया, तो इसको फंड की जरूरत हो गई। तो बेटा फिर क्या होगा, ये बैंक इससे मांगेगा, और बेटा अगर इस बैंक ने मांग लिया तो इस बैंक को इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, क्योंकि कॉल मनी का बेटा जो रीपेमेंट है, कॉल मनी का रीपेमेंट बेटा ऑन डिमांड भी होता है। तो कॉल मनी का रीपेमेंट ऑन डिमांड भी होता है, इस बात को भी ध्यान रखना। चलिए बेटा देखिए, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं बेटा वो मैंने यहां पे लिखवा दी हैं। तो आप बेटा इसको एक बार रीड कर लो, 2 मिनट का समय लेके रीड कर लो बेटा। आप देखोगे जितना मैंने बताया है सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है। तो 2 मिनट का समय लो बेटा और क्या करो, रीड करो बेटा। कर लिया रीड बेटा? आइए, वही लिखा है ना बेटा जो मैंने आपको बताया है। आइए बेटा, अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बेटा यहां पे ट्रेजरी बिल बेटा। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है बेटा ट्रेजरी बिल। बेटा ट्रेजरी बिल नाम सुनते ही मन में आ रहा है सर एक बार दिखाओ ना ये होता कैसा है। मन में आ रहा है या नहीं आ रहा बेटा कि सर दिखाओ ट्रेजरी बिल कैसा होता है। तो लो बेटा, ये देखो ये है हमारा ट्रेजरी बिल बेटा। देख लो एक बार ट्रेजरी बिल, देखो लिखा भी हुआ ये रहा ट्रेजरी बिल। ये कहां का है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है बेटा। एक और दिखाता हूं बेटा आपको, ये देखो ट्रेजरी बिल है ये भी, और ये कहां का है, गवर्नमेंट ऑफ जमाइका। तो बेटा ये जमाइका का क्या है, ट्रेजरी बिल है। अब बेटा यहां पे ट्रेजरी बिल क्या होता है जरा उसको भी बेटा समझते हैं। ट्रेजरी बिल क्या है बेटा, बेटा गवर्नमेंट को फंड की कई बार क्या होता है बेटा, नीड होती है। गवर्नमेंट को फंड की नीड है,
मान लो शॉर्ट टर्म फंड की नीड है, तो बेटा गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म फंड की जो नीड है उसको कैसे फुलफिल करती है? तो बेटा गवर्नमेंट अपनी शॉर्ट टर्म फंड की नीड के लिए क्या करती है? ट्रेजरी बिल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है टी बिल, इशू करती है। और बेटा ये इशू होता है बेटा किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू बेटा। तो टी बिल इशू कौन करता है बेटा? गवर्नमेंट। किसके थ्रू इशू करेगी? आरबीआई के। किस पर्पस के लिए इशू करेगी? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए। तो बेटा ट्रेजरी बिल क्या है? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है बेटा। क्या है बेटा? शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। जैसे बेटा फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को फंड चाहिए, तो बेटा उसके लिए वो क्या करती है? सर डिबेंचर इशू करती है। सर क्या इशू करेगी? डिबेंचर इशू करेगी। इसी तरह से बेटा एक कंपनी की जगह भारत सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर आपसे पैसा ले रही है तो बदले में कुछ सर्टिफिकेट तो देगी ना, जिसमें लिखा होगा आपने कितना अमाउंट दिया है, उसको भारत सरकार कब रीपे करेगी। तो बेटा वो जो डॉक्यूमेंट है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या है? एक तरह का भारत सरकार के लिए डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भारत सरकार के लिए? डेट इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा टी बिल जो भारत सरकार इशू करती है वो क्या है? एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे गवर्नमेंट इशू करती है किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। अब बेटा टी बिल के ऊपर बेटा गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती। टी बिल के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती। तो मन में आया कि सर फिर टी बिल खरीदेगा कौन? तो बेटा टी बिल को गवर्नमेंट इशू कैसे करती है, जरा उसको ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट क्या करती है? इस टी बिल का फेस वैल्यू होता है, और इस टी बिल को उसके फेस वैल्यू से कम पे क्या करती है? इशू कर देती है। तो इसका मतलब टी बिल डिस्काउंट पे इशू होंगे और गवर्नमेंट इसको रिडीम करेगी फेस वैल्यू पे। तो यहां पे डिस्काउंट में इशू हुआ, फेस वैल्यू पे रिडीम हुआ, जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर के लिए क्या बनता है? प्रॉफिट बनता है। तो यहां पे इन्वेस्टर को कमाने का मौका कैसे मिला कि जो ट्रेजरी बिल है वो डिस्काउंट में इशू होंगे और रिडीम होंगे पार पे। तो डिस्काउंट में इशू हुआ, इशू प्राइस और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है वही क्या है? इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती। और बेटा वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, बेटा उसको बोला जाता है जीरो कूपन सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं बेटा उसे हम? जीरो कूपन सिक्योरिटी। जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जीरो इंटरेस्ट रेट। बेटा कूपन का मतलब होता है, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। तो रेट ध्यान से देखना बेटा, कूपन रेट का मतलब है इंटरेस्ट रेट, तो कूपन का मतलब हो गया इंटरेस्ट। तो यहां पे जीरो इंटरेस्ट सिक्योरिटी, कूपन का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट होता है। तो इसका मतलब जीरो इंटरेस्ट सिक्योरिटी का मतलब वो सिक्योरिटी जिसके ऊपर हमें कोई भी इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है। तो याद रखना बेटा जो टी बिल है बेटा, ट्रेजरी बिल है, वो क्या है? जीरो कूपन सिक्योरिटी है। मतलब यहां पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ इन्वेस्टर को कमाने का मौका कैसे मिलता है कि ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं। तो इशू प्राइस और फेस वैल्यू में जो डिफरेंस है वही इन्वेस्टर का क्या है बेटा? प्रॉफिट है। अब मन में आया कि सर ये जो ट्रेजरी बिल है गवर्नमेंट कितने पीरियड के लिए इशू करती है? तो बेटा ट्रेजरी बिल जो इशू किए जाते हैं वो 91 डेज के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, 182 डेज के लिए भी इशू किए जा सकते हैं, और 364 डेज के लिए भी इशू किए जा सकते हैं। अब ये इशू कैसे होते हैं? तो बेटा इसके लिए क्या लगता है? ऑक्शन लगाई जाती है। अब इसके लिए क्या होता है बेटा? ऑक्शन लगाई जाती है। अब ऑक्शन में तो बेटा बहुत सारे इंडिविजुअल्स, बहुत सारी कंपनी आएगी, मींस वहां पे क्या होता है? कंपटीशन होता है। भाई ऑक्शन में जो बिड ज्यादा लगा देगा, जिसकी बिड ज्यादा अच्छी होगी वो ले जाएगा। तो मींस ऑक्शन में क्या होता है बेटा? कॉम्पिटिटिव बिड्स लगती हैं।
और कई बार ऑक्शन ऐसा भी होता है, पता लगा सिर्फ मैं ही पहुंच गया और कोई आया ही नहीं, तो वो क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स है बेटा। तो जब जब बेटा ट्रेजरी बिल का, टी बिल का ऑक्शन होता है, तो वहां पर बेटा कॉम्पिटिटिव बिड्स भी हो सकती हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स भी। अब कॉम्पिटिटिव बिड्स है, तो कॉम्पिटिटिव बिड्स में मैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार बिड लगाऊंगा कि मेरे को ये मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो बेटा गवर्नमेंट ने एक ट्रेजरी बिल निकाला जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपए। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि गवर्नमेंट ने एक ट्रेजरी बिल निकाला, उसका फेस वैल्यू है 100 रुपए, और बोला इसका ऑक्शन लगाओ, बोली लगाओ कितने में खरीदोगे। तो बेटा मेरे को लग रहा है कि अगर मैं इसको 96 में ले लूं तो 4 रुपए का मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो मैं अपने हिसाब से, अपने यील्ड रेट से, वो यील्ड रेट इनकम रेट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, बिड लगा सकता हूं। अब बेटा कॉम्पिटिटिव बिड्स, बहुत सारे लोग आए हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग लगाई, कोई अपने अकॉर्डिंग लगाएगा, कोई अपने अकॉर्डिंग। भारत सरकार को जिसकी बिड अच्छी लगेगी उसको क्या करेगी, ट्रेजरी बिल का अलॉटमेंट कर देगी। अब ये अलॉटमेंट कैसे होता है ये भी मैं अभी आपको सिखाऊंगा बेटा। अब जरा दूसरा केस सोचो, जहां पर ट्रेजरी बिल इशू हुआ, ऑक्शन लगी, और ऑक्शन में मान लो सिर्फ मैं ही गया, कोई दूसरा आया ही नहीं, और मैंने देखा ऑक्शन में तो कोई है ही नहीं, मैं तो बहुत खुश हो गया। मैंने उस 100 रुपए के फेस वैल्यू का, उस 100 रुपए के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल का बेटा मैंने बिड लगा दी 1 रुपया, क्योंकि मुझे पता है कोई और है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ क्या आरबीआई 1 रुपए में दे देगा? अरे ध्यान से सोचो, ऑक्शन में कोई नहीं है, मन में लालच आ गया कि मेरे अलावा बिड लगाने वाला कोई है ही नहीं, तो सबसे कम बिड लगा दो, सस्ते में खरीद लो, सस्ते में खरीदोगे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो मैंने 100 रुपए के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल का बिड 1 रुपया लगा दिया। 100 रुपए के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल का मैंने बिड कितना लगाया, 1 रुपया। क्या आरबीआई दे देगा? क्या गवर्नमेंट दे देगी? नहीं बेटा। तो बेटा जहां पे नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स है, ये जो मैंने बिड लगाई 1 रुपया, ये क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स, क्योंकि यहां पे कंपटीशन में कोई है ही नहीं। तो बेटा नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स के अंदर, नॉन कॉम्पिटिटिव बिड्स के अंदर मेरा जो यील्ड रेट है वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, कौन करेगा, आरबीआई करेगी। अब आरबीआई भी देख रही है कोई कंपटीशन में है ही नहीं, तो आरबीआई मिनिमम रख देगा कि ये मिनिमम प्राइस है, इससे नीचे बोली मत लगाना। तो बेटा मैं क्या करूंगा, उसी मिनिमम प्राइस की बोली लगा दूंगा, और उसी मिनिमम प्राइस के बिड के ऊपर क्या करूंगा, खरीद लूंगा। तो मेरे को यहां जो इनकम होगी वो डिसाइड कौन कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो याद रखना बेटा, कॉम्पिटिटिव, अगर कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो रही है यहां पे, तो बेटा हर कोई इन्वेस्टर अपने अकॉर्डिंग बिड लगाएगा कि उसको कितना यील्ड रेट चाहिए। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव बिड है तो फिर क्या करता है आरबीआई, मिनिमम बिड लगाता है कि भाई साहब इस 100 रुपए वाले फेस वैल्यू के लिए 95 से नीचे बिड नहीं लगेगी। तो बेटा फिर मैंने कितनी लगा दी, 95। तो मेरा जो यील्ड है वो कौन डिसाइड कर रहा है, आरबीआई डिसाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है बेटा? तो बेटा ट्रेजरी बिल क्या है, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, इशूड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू दी आरबीआई। और ये क्या है, नॉन कूपन सिक्योरिटी है, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसको भारत सरकार डिस्काउंट पे इशू करती है और फेस वैल्यू पे रिडीम करती है। तो इशू प्राइस फेस वैल्यू का जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है इन्वेस्टर का। अब ये भारत सरकार इसको 91 डेज के लिए भी इशू कर सकती है, 182 डेज के लिए भी कर सकती है, 364 डेज के लिए भी कर सकती है। अब जब भी टी बिल इशू होगा तो बेटा उसका ऑक्शन लगेगा, और ऑक्शन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव बिड अगर हो रही है तो हर कोई इन्वेस्टर अपने यील्ड रेट को ध्यान में रखकर बिड लगा सकता है। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव बिड है तो वहां पर यील्ड रेट डिसाइड करता है बेटा कौन, आरबीआई। और वो जो यील्ड रेट डिसाइड होगा ना आरबीआई बेटा, वो बहुत ही आइडियल होता है इन्वेस्टर के लिए, बहुत बेस्ट होता है बेटा, बहुत ही बेस्ट होता है बेटा। तो बेटा आरबीआई यहां पे क्या करेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंदर यील्ड रेट डिसाइड करता है, और वो इन दी फेवर ऑफ इन्वेस्टर ही होता है बेटा। तो ये है बेटा हमारा ट्रेजरी बिल। आप पढ़ के देखो बेटा,
आप पढ़ के देखो, यहां तक देखना, यही बातें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई हैं। फटाफट एक बार रीड करो बेटा। पढ़ लिया बेटा आप सभी ने? पढ़ लिया? जो बताया था वही लिखा हुआ है। आइए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो बेटा। यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो ट्रेजरी बिल है वो क्या है? रिस्क फ्री है। रिस्क फ्री का मतलब बेटा, ये गवर्नमेंट ने इशू करे हैं और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर डेट लिखी होती है कि कब रिडम्पशन होगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, क्या गवर्नमेंट रिडम्पशन के अंदर कोई डिफॉल्ट करेगी? बोलो बेटा, गवर्नमेंट कभी डिफॉल्ट करती है? नहीं बेटा। तो ये सिक्योरिटी क्या है बेटा? रिस्क फ्री है। क्यों? क्योंकि इसका रिडम्पशन, इसका बायबैक होना, इसको तो गवर्नमेंट 100% क्या करेगी? वापसी लेगी। और वापसी लेगी तो बेटा, हमने खरीदा था डिस्काउंटेड प्राइस में, और जब वापसी लेगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा, हमें इनकम होना, प्रॉफिट होना तो कंफर्म है। तो यहां पे बेटा कोई भी रिस्क नहीं है बेटा, यहां पे लॉस होने का कोई भी रिस्क नहीं होता। जैसे बेटा अदर सिक्योरिटी, आज आप किसी कंपनी का शेयर खरीद लो, तो बेटा अगर वो शेयर का प्राइस कल को नीचे चला गया तो आपको लॉस होगा, ऊपर चला गया तो प्रॉफिट होगा। बट आप नहीं जानते कि कल प्राइस ऊपर होगा या नीचे होगा, तो वहां पे रिस्क है, मन में डर बना रहता है कि कल को अगर प्राइस नीचे हो गया तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। लेकिन ट्रेजरी बिल में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने 95 में इशू कर दिया। 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला ट्रेजरी बिल भारत सरकार ने 95 में इशू कर दिया, और मान लो बेटा मैंने और आप सभी ने खरीद लिया। तो खरीदने के बाद हमें पता है कि पर्टिकुलर डेट के ऊपर गवर्नमेंट इसको 100 रुपए में लेगी और 5 रुपए का फायदा होगा। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमारे पास अभी बिल पड़ा हुआ है ट्रेजरी बिल, भारत सरकार का प्रॉमिस है कि वो 100 रुपीज में इसको वापसी लेगी। मतलब इसका दाम 95 में जो हमने खरीदा है 100 में रिडीम होगा, इसका प्राइस नीचे नहीं हो सकता। तो बेटा यहां पे अदर सिक्योरिटी की तरह अगर हम कोई दूसरी सिक्योरिटी खरीदते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लें, तो बेटा उसका प्राइस नीचे जा सकता है। लेकिन लेकिन मैं प्यारे बच्चों, ट्रेजरी बिल का कभी भी प्राइस नीचे नहीं जा सकता। 95 पे खरीदा है तो बेटा ये ऊपर 100 पे ही क्या होगा? रिडीम होगा। और यहाँ पे इनकम होना कंफर्म्ड है, कोई रिस्क नहीं है बेटा, कोई रिस्क नहीं है। खरीद लो और इनकम कंफर्म्ड, जिस दिन खरीदा उसी दिन इनकम कंफर्म्ड बेटा। दूसरा बेटा लिक्विडिटी। बेटा ये जो ट्रेजरी बिल होते हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इशू होते हैं, तो मतलब इनकी मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म पीरियड में होगी, तो फटाफट क्या होगा? लिक्विडिटी आ जाएगी। और दूसरा बेटा, ये इतने ज्यादा पॉपुलर होते हैं कि अगर हमें पैसे की जरूरत हो ना, तो बेटा ये ट्रेजरी बिल भी आसानी से हम किसी दूसरे पर्सन को बेच देंगे और वो इसको बड़ी आसानी से खरीद लेगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो खरीद रहा है उसको भी पता है कि ये जो इसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी है भारत सरकार तो उसे देगी और पैसा शॉर्ट टर्म में ही मिल जाएगा। तो बेटा इसलिए इसका क्या है दूसरा बेनिफिट? ये लिक्विडिटी है बेटा। आपने बेटा फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, आपने बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पढ़ा हुआ है, तो कैश एंड इक्विवेलेंट के अंदर बेटा यही सारी मनी मार्केट की सिक्योरिटीज आती हैं। पढ़ा होगा आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बेटा? यही मनी मार्केट की सारी सिक्योरिटी। तो बेटा ये जो टी बिल है इसको भी कैश के इक्विवेलेंट ही कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसको कभी भी इमीडिएटली सेल किया जा सकता है बेटा। तो यहां से दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा बेटा लो रिटर्न। अब बेटा देखो, ट्रेजरी बिल में रिस्क कम है, तो जहां पे रिस्क कम होता है वहां तो स्वाभाविक है बेटा रिटर्न भी क्या होगी? कम होगी। तो यहां पर इसमें क्या मिलता है बेटा? लो रिटर्न। तो ट्रेजरी बिल में रिस्क फ्री होता है, इसे लिक्विडिटी की तरह कंसीडर करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म पीरियड में मैच्योर हो जाएगा, या फिर जब आप चाहो तो इसको बेच के कैश में लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा, रिस्क कम है तो रिटर्न कम होगा। चौथा बेटा क्या है? टैक्सेशन। इस पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। भारत सरकार ने 100 रुपए वाला ट्रेजरी बिल 95 में इशू करा, तो मैंने अगर 95 में खरीदा, मैच्योरिटी डेट पे मुझे 100 रुपए मिला,
तो मैंने 5 रुपए यहां से प्रॉफिट कमाया। अब ये जो प्रॉफिट हम कमा रहे हैं ट्रेजरी बिल के ऊपर बेटा, ये प्रॉफिट क्या है? सब्जेक्ट टू टैक्सेशन है, यानी इसके ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। तो ट्रेजरी बिल के ऊपर बेटा, ट्रेजरी बिल की इनकम पे प्रॉफिट के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं है, इसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। सारी बातें समझ में आ रही है बेटा? चलो फटाफट इन पॉइंट्स को भी रीड करो। पढ़ लिया बेटा? समझ में आ गया? चलिए बेटा, अब ट्रेजरी बिल बेटा इशू कैसे होता है, चलो मैं उसको भी समझाता हूं। आइए बेटा, कैसे कैसे आरबीआई टी बिल को इशू करता है बेटा, इसको हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था बेटा, हमारे जो टी बिल है बेटा, वो 91 डेज के लिए इशू हो सकता है, वो 182 डेज के लिए इशू हो सकता है, वो 364 डेज के लिए भी इशू हो सकता है। ये 91 डेज के लिए इशू होगा, 182 डेज के लिए इशू होगा, 364 डेज के लिए इशू होगा। ये डिसाइड करता है बेटा आरबीआई और गवर्नमेंट। आरबीआई एंड गवर्नमेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि कितने पीरियड के लिए इशू करेंगे। बट टी बिल जो इशू होगा बेटा, वो इन्हीं पीरियड्स के लिए इशू होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि बेटा आरबीआई इशू कर रहा है 91 डेज का, आरबीआई टी बिल इशू कर रहा है 91 डेज का, ऐसा हमने एग्जाम्पल ले लिया। आरबीआई ने क्या करा बेटा, 5 करोड़ रुपए की फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल इशू कर दिए। आरबीआई ने 5 करोड़ की फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल इशू कर दिए। अब बेटा यहां पे हर एक सिक्योरिटी का, हर एक ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू है 100 रुपए। कितना है बेटा? 100 रुपए। तो इसका मतलब 50 करोड़ ट्रेजरी बिल आरबीआई ने इशू करे हैं। 50 करोड़ ट्रेजरी बिल इशू करे, एक ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 50 करोड़ ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू आ गया बेटा कितना? 500 करोड़। अब आरबीआई ने ये 500 करोड़ के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल को इशू करा बेटा 4990 करोड़ में। आरबीआई ने क्या करा बेटा, 5000 की फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल इशू कर दिए 4990 के अंदर। अब बेटा इशू तो कर दिए, अब आरबीआई वेट कर रहा है कि कोई आएगा इसको खरीदेगा। मान लो बेटा कोई भी नहीं आया। अरे इतना बड़ा अमाउंट का ट्रेजरी बिल कोई खरीद सकता है बेटा? बोलो 4990 करोड़ के ट्रेजरी बिल कोई खरीद सकता है? नहीं। तो फिर बेटा यहां पे आरबीआई क्या करेगा? ऑक्शन लगाएगा। अब आरबीआई ने ऑक्शन अनाउंस कर दिया। ऑक्शन में बेटा ए लिमिटेड भी आई है, बी लिमिटेड भी, सी लिमिटेड भी और डी लिमिटेड भी। मैंने आपको बताया था बेटा ऑक्शन में इंडिविजुअल भी जा सकता है और कॉरपोरेशन भी जा सकती है, कोई कंपनी भी जा सकती है। तो बेटा यहां पे ट्रेजरी बिल को खरीदने के लिए इंडिविजुअल और एक कंपनी दोनों ही जा सकते हैं। यहां पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी नहीं खरीदेगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिविजुअल नहीं खरीदेगा, जिसका मन करे वो जाए बेटा। तो हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, यहां पे ए लिमिटेड गई, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड। अब ए लिमिटेड ने बेटा अपना बिड लगाया। ए लिमिटेड बोला ये जो आपका एक सिक्योरिटी का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपए। ए लिमिटेड कह रही है आरबीआई को कि आपकी फेस वैल्यू जो ट्रेजरी बिल का है वो 100 रुपए है, तो मैं इस 100 रुपए के बदले आपको कितना देने को तैयार हूं? 99। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ट्रेजरी बिल हमेशा डिस्काउंट पे इशू होते हैं। ट्रेजरी बिल आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट, और रिडम्पशन किस पे होता है? पार के ऊपर। तो बेटा डिस्काउंट पे इशू होंगे, तो अगर इसका फेस वैल्यू 100 है तो बेटा इशू तो 100 से कम में होगा। तो ए लिमिटेड कह रही है इस 100 रुपए के बदले में कितना दे दूंगी आपको? 99। तो ए लिमिटेड ने अपनी बिड लगाई, एक ट्रेजरी बिल के लिए वो 99 रुपीज देगी, और साथ साथ उसने बोला मैं 25 करोड़ के फेस वैल्यू वाले ट्रेजरी बिल खरीदने को तैयार हूं।
तो ए लिमिटेड ने अपना बिड लगा दिया बेटा। अब जरा ध्यान से सोचो, ए लिमिटेड ने क्या कैलकुलेट करा? ए लिमिटेड कैलकुलेट कर रही है कि रिडम्पशन पे 100 मिलेगा, 99 लगाया था, यानी 1 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। 99 में खरीद रही है, 100 में रिडम्पशन होगा, तो 1 रुपए का प्रॉफिट। इस 1 रुपए के प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 99। तो यहां से पहले एनुअल निकालो, कितना आएगा ये रेट, और ये जो इनकम है वो 91 डेज में अर्न हो जाएगी, बिकॉज टी बिल का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 91 डेज। तो एनुअल निकालने के लिए क्या कर दिया? 365/91। तो ये रेट आ जाएगा बेटा कितना? 4.05%। तो यहां से ए लिमिटेड ने बेटा, ए लिमिटेड ने कैलकुलेट कर लिया कि अगर आरबीआई उसको ये 100 रुपए वाली सिक्योरिटी 99 में दे दे, तो उसको एनुअल यील्ड कितना मिलेगा? 4.05%। अब बेटा जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जरा इसी यील्ड रेट को बेटा इस आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आरबीआई को 99 रुपीस मिलेंगे और बदले में वो 100 रुपए पे करेगा, तो आरबीआई को 1 रुपए का कॉस्ट आएगा 99 रुपीस को यूज करने के बदले। अरे यहां देखो बच्चों, यहां देखो सारे बच्चों, ये ए लिमिटेड अगर 99 में खरीदती है तो आरबीआई के पास 99 आएगा। इस 99 को आरबीआई यूज करेगा और बदले में रीपेमेंट कितना करेगा? 100 रुपए का। तो 99 को यूज करने के बदले 100 रुपए दिया, तो 99 आया, 100 रुपए गया, कॉस्ट तो 1 रुपया आई। और कितने के ऊपर ये 1 रुपया आरबीआई को देना पड़ रहा है? 99 के ऊपर। तो आरबीआई ने भी यहां से अपना पहले 91 डेज का कॉस्ट निकाला, फिर कन्वर्ट करा एनुअल में, तो सेम ही आएगा, सेम आएगा। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा? कॉस्ट भी लिखा है। ये जो कॉस्ट है वो आरबीआई की है, और ये जो यील्ड है वो इस इन्वेस्टर का है बेटा, ये इस इन्वेस्टर का है। तो इन्वेस्टर का यील्ड और आरबीआई की कॉस्ट क्या होती है बेटा? बराबर होती है। इसी तरीके से बेटा बी लिमिटेड ने बिड लगाई कि वो ये 100 रुपए वाला फेस वैल्यू वाला ट्रेजरी बिल खरीदने को तैयार है 98.8 में। अगर इसको 98.8 में मिल जाए तो बेटा ये कमाएगा कितना? 1.2 ऑन परचेज कॉस्ट इतना। तो यहां से इसका 91 डेज का यील्ड आ जाएगा। फिर ये कन्वर्ट करेगा एनुअल इसको, तो इसका एनुअल यील्ड आ रहा है 4.87, और इसका एनुअल यील्ड ही आरबीआई के लिए क्या बनेगा? कॉस्ट बन जाएगा। तो आरबीआई की एनुअल कॉस्ट आ गई 4.87। अब बेटा सी लिमिटेड आया, साथ साथ 1 मिनट बेटा, यहां पे देखो बी लिमिटेड ने बोला कि मैं आपके 100 रुपए वाला ये ट्रेजरी बिल 98.8 में खरीदने को तैयार हूं, और आपकी कितनी फेस वैल्यू के बराबर खरीदूंगा? 3000 करोड़ के खरीद लूंगा। वो बोला 3000 करोड़ के फेस वैल्यू को लेने को तैयार हूं, लेकिन एक फेस वैल्यू, एक ट्रेजरी बिल के बदले 98.8 दूंगा। मैं 98.8 दूंगा, बी लिमिटेड कह रहा है, और 3000 करोड़ की फेस वैल्यू के खरीदने के लिए तैयार हूं। सी लिमिटेड बोला कि मैं एक ट्रेजरी बिल जो फेस वैल्यू जिसका 100 रुपए है, सी लिमिटेड कह रहा है एक ट्रेजरी बिल जिसका फेस वैल्यू 100 है, मैं उसको 98.9 में खरीदने को तैयार हूं, और साथ साथ कितने की फेस वैल्यू के बराबर खरीदने को तैयार हूं? 1000 करोड़ की। तो यहां से सी लिमिटेड ने अपना यील्ड रेट निकाला कि वो 100 में वापसी देगा, 98.9 में खरीदेगा, तो 1.1 का प्रॉफिट कमाएगा। कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके? 98.90। तो यहां से 91 डेज का यील्ड आ जाएगा, कन्वर्ट कर दो एनुअल के अंदर, तो ये आ गया बेटा एनुअल यील्ड, ये आ गया एनुअल यील्ड। फिर ऐसे डी लिमिटेड बोला 98.80 मैं खरीदूंगा कितने फेस वैल्यू के बराबर? 2000 करोड़ की फेस वैल्यू के बराबर। तो यहां से इसने अपना यील्ड निकाला और उसको एनुअली करा, ये आ गया बेटा।
अब ध्यान से देखो बेटा, ये जो आरबीआई है, ये आरबीआई जिसने 500 करोड़ की फेस वैल्यू के बराबर ट्रेजरी बिल इशू करनी है, वो इशू कैसे करेगा? आरबीआई देखेगा अगर ए लिमिटेड को इशू करते हैं तो कॉस्ट कितनी है, 4.05। बी लिमिटेड को इशू करेंगे तो कॉस्ट आएगी 4.87। सी लिमिटेड को इशू करेंगे तो कॉस्ट आएगी 4.46 और डी लिमिटेड को इशू करेंगे कॉस्ट आएगी 4.87। तो आरबीआई ने भी कॉस्ट निकाल ली। अब आप मुझे बताओ बेटा, हर एक कंपनी अपना कॉस्ट मैक्सिमाइज करना चाहती है या मिनिमाइज? मिनिमाइज। तो आरबीआई भी चाहेगा कि मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ये फंड क्या हो, अवेलेबल हो जाए। तो आरबीआई बेटा सबसे पहले उसको अलॉट करेगा जिसका यील्ड रेट या बोलूं जिसका कॉस्ट रेट क्या है, कम होगा। तो यहां पे आरबीआई देखेगा जिसका यील्ड रेट लोअर है उसको अलॉट कर देगा, यानी पहले अलॉट करेगा ए लिमिटेड को। कितना अलॉट होगा? जितना इसने मांगा था 25 करोड़ के 2500 करोड़ के फेस वैल्यू के बराबर। तो बेटा यहां पर देखो एलोकेशन हो रहा है। पहला बिडर था ए लिमिटेड, इसका यील्ड सबसे लोअर है, इसको अलॉट हो गया 2500 करोड़ के फेस वैल्यू के बराबर ट्रेजरी बिल। इसके बाद देखो बेटा कॉस्ट लोअर कहां पर है, सर सी लिमिटेड की है। फिर सी लिमिटेड को मिलेगा कितना, 1000 करोड़ की फेस वैल्यू के ट्रेजरी बिल। देखो सी लिमिटेड को दे दिया 1000 करोड़। अब जरा बी और डी में देखो बेटा, इन दोनों को देखो, ये तो टाई हो गई, ये दोनों क्या हो गए बेटा, टाई हो गई। ये तो टाई हो गया इनके बीच में। अब ये मांग रहा है 3000 करोड़, ये मांग रहा है 2000 करोड़। ये दोनों मिलकर कितना मांग रहे हैं, 5000 करोड़। लेकिन अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, आरबीआई को इशू करना है 5 करोड़, लेकिन इस 5 करोड़ में से अलॉटमेंट ऑलरेडी 3500 करोड़ का हो चुका है। ऑलरेडी अलॉटमेंट 3500 करोड़ का हो चुका है, तो बचा कितना हुआ है, 1500 करोड़ का। अब 1500 करोड़ को अलॉट करना है और वो टाई हो गया बेटा किसके बीच में, बी और डी के बीच में। अब कैसे अलॉट होगा, तो बेटा यहां पे चेक करो, इन्होंने कितनी फेस वैल्यू के बराबर मांगा था, सर 3000 और 2000। तो बेटा इसी रेशो में क्या करेंगे, इनको प्रपोर्शनेटली बांट देंगे। तो भारत सरकार आरबीआई क्या करेगी, इस 1500 को इस 3000 2000 की रेशो में बांट देगी। तो 900 करोड़ अलॉट होगा बेटा बी लिमिटेड को, 600 करोड़ अलॉट होगा डी लिमिटेड को, और आरबीआई के पास आ जाएगा 5000 करोड़। तो बेटा यहां पे आरबीआई ट्रेजरी बिल का एलोकेशन कैसे कर रही है, तो आरबीआई सबसे पहले हर एक इन्वेस्टर का यील्ड रेट निकालेगा, जिसका यील्ड रेट सबसे कम होगा उससे पहले अलॉटमेंट करेंगे। अगर टाई हो गया तो टाई होगा तो देखेंगे बेटा, यहां पे टाई होगा तो देखेंगे कि कितना और इशू कर सकते हैं। अब जिनके बीच में टाई है उनकी डिमांड देखेंगे, उन्होंने कितना डिमांड करा था, और इसी डिमांड के बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, एलोकेट कर देंगे बेटा। तो इस तरह से बेटा ट्रेजरी बिल का क्या होता है, क्या होता है, अलॉटमेंट किया जाता है ऑक्शन के अंदर बेटा। तो ट्रेजरी बिल क्या है बेटा, भारत सरकार इशू करेगी। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। भारत सरकार इशू करती है थ्रू दी आरबीआई। इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती, बिकॉज ये क्या है, जीरो कूपन सिक्योरिटी है। बस इसमें होता क्या है, डिस्काउंट वैल्यू पर इशू होगा, पार वैल्यू पर रिडीम होगा, जो डिफरेंस है वही क्या है, इन्वेस्टर का प्रॉफिट है। ट्रेजरी बिल भारत सरकार 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज किसी के लिए भी इशू कर सकती है, और इशू बेसिकली ऑक्शन के थ्रू होता है। अब ऑक्शन में क्या होगा बेटा, अगर कॉम्पिटिटिव बिड्स लग रही हैं, ये देखो बेटा ये कॉम्पिटिटिव बिड है, तो कॉम्पिटिटिव बिड में आपके यील्ड रेट, जो भी आपने यील्ड रेट अपना सेट करा है, उसी यील्ड रेट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, एलोकेशन होता है। तो वो जो मैं आपको समझा रहा था बेटा कि जब कॉम्पिटिटिव बिड होगी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग होगी, तो यहां पर ए लिमिटेड ने अपना यील्ड रेट सेट कराए, बी लिमिटेड ने अपना यील्ड रेट सेट करा, सी ने अपना, डी ने अपना।
तो इनके खुद के यील्ड रेट के बेस के ऊपर क्या होता है, एलोकेशन होता है। अगर नॉन कॉम्पिटिटिव बिड है बेटा, तो फिर आरबीआई आपका यील्ड रेट डिसाइड करके आपको क्या करेगा, टी बिल अलॉट कर देगा। तो ट्रेजरी बिल का बेटा, ट्रेजरी बिल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉल मनी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बोलो बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है?